हेलो एवरीवन, मैं कॉमरेड आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमरेड कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं अपने चैनल के नाम के बारे में बता दूं। यहां पे ये चैनल जो बना है वो कॉमरेड और कॉन्सेप्ट दो वर्ड से बना हुआ है। कॉमरेड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि आपका हर सिचुएशन में हेल्प करे, यानी कि सच्चा साथी या फिर पक्का मित्र बोल सकते हैं इसको हिंदी में। और कॉन्सेप्ट ये इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि हमारा जो मैथ्स है वो मेनली कॉन्सेप्ट पे ही रहता है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता रहेगा तो फिर ट्रिक्स आपके किसी काम का नहीं रह जाए, क्योंकि ये चीज़ें याद की जाती है ट्रिक्स और आप भूल जाएंगे। बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ट्रिक भी आपके समझ में आएगा और आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ एग्ज़ाम्स की, वेरियस एग्ज़ाम्स की, जो कि आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन के बाद आप उस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम उन पॉपुलर एग्ज़ाम्स की बातें करेंगे जो एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम प्रिपरेशन करना तो स्टार्ट कर देते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या फिर यूट्यूब चैनल किसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम होता है कि कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए हम एलिजिबल है, जो एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ पॉपुलर एग्ज़ाम्स को लेके आया हूँ जिनके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये एसएससी के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो अगले स्लाइड में हम डिटेल्स में देखेंगे कि वो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। एसएससी के बाद से एक पॉपुलर और है जो बैंकिंग सेक्टर का है, आईबीपीएस। ठीक है, और ये आईबीपीएस जो है इसमें क्या होता है, आपका पीएनबी, इलाहाबाद बैंक या फिर कैनरा बैंक या इस तरह के जो बैंक्स हैं, वो बैंक्स में आपके पीओ, क्लर्क या फिर एसओ की जो वैकेंसी जो वो आती हैं और उसके लिए आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। लेकिन इसके अलावा एक और है एसबीआई, जो कि गवर्नमेंट का है बैंक, और इसमें भी कुछ हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, और ये भी है आपका। लेकिन एसबीआई क्या करता है कि अलग से एग्ज़ाम कराता है, सेपरेट। ठीक है, इसके पीओ, एसओ या फिर क्लर्क जो हैं वो अलग से सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे एक एलआईसी और एक दूसरी है एनआईएससीएल। इसके अलावा भी और भी कंपनीज़ हैं, बट ये जो हैं दोनों की दोनों पॉपुलर हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। इसमें मान लीजिए अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि एडीओ का पोस्ट हो गया एलआईसी में, ऐसे ही इसमें एओ का पोस्ट होता है जो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, देखिए ये आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके थ्रू रेलवे में कई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप डी की बात कर ले, एनटीपीसी जो अभी आने वाला है, या फिर एएलपी जो कि हो चुका है ऑलरेडी जिसके एग्ज़ाम्स। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ये आरपीएफ और आरपीएसएफ दो फोर्सेज हैं जो कि रेलवे की पुलिस फोर्स है। ठीक है, रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए जो फोर्स हैं वो आपकी आरपीएफ और आरपीएसएफ है। चलिए, इसके बाद से हम बात करेंगे एफसीआई की, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, और फिर आता है हमारा क्या, डिफेंस फोर्सेस की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वन बाय वन इन सभी एग्ज़ाम्स के बातें करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एसएससी के अंडर में एग्ज़ाम्स आते हैं, कौन कौन से आईबीपीएस के अंडर में आते हैं, कौन से एसबीआई के अंडर में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी अगले स्लाइड में बात होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एसएससी की। एसएससी के अंडर में सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएल की। देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। अभी ये जो है ये ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल पे होगी आपकी। इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी एक लंबी सी लिस्ट है, तो हम एक बार एक अलग से वीडियो बनाएंगे आगे चल के, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में रहेगा, फुल डिटेल्स, उनकी एलिजिबिलिटी, उनका एज लिमिट या फिर उनका फुल सिलेबस। ठीक है,
तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं और सीजीएल के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 4 होते हैं। कुछ जो पोस्ट हैं जिनके लिए सिर्फ 2 ही टायर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कुछ होते हैं जो 3 और कुछ जो होते हैं वो 4 के 4 देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेरिट निकलता है, मेरिट में आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर जॉब आपको मिलेगी। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका CHSL, जो कि 10+2 पे यानी 12th पे होता है। 12th पास हैं अगर आप तो फिर आप CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। इसका सिलेबस और सीजीएल का सिलेबस सेम ही होता है लगभग, बस लेवल का डिफरेंस होता है, क्वेश्चंस के लेवल का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कोई अगर सीजीएल का भर रहा है तो CHSL भी आप भर दिया कीजिए। ये मत सोचिए कि ये हायर पोस्ट देगा, यहाँ पे लोअर पोस्ट देगा, फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हमें जॉब चाहिए गवर्नमेंट में। इंटरनल वैकेंसीज़ भी आती हैं जिनको आप क्वालिफाई करके और फिर हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम बात करेंगे अगला जो MTS है। ये जो एग्ज़ाम है वो होता है आपका 10th लेवल पे। जी हाँ, ये 10th लेवल पे ही है। अगर आप 10th पास हैं तो MTS के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। खैर MTS के एग्ज़ाम तो MBA वाले भी देते हैं, इंजीनियरिंग वाले देते हैं, MTech वाले देते हैं। तो ये तो 10th लेवल के लिए भी है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इसकी वो है क्या, 10th क्लास। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये साइंटिफिक असिस्टेंट है। तो ये भी आपकी कौन कराती है, SSC ही कराती है। SSC कराती है एक साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या, स्टेनोग्राफ़र। देखिए स्टेनोग्राफ़र के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको 12th होना ही चाहिए। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम 10th पढ़ते हैं, देन डिप्लोमा कोई होगा ऐसा कि 10th भी किया, उसके बाद 12th ना करके क्या किया, डिप्लोमा कर लिया और फिर इंजीनियरिंग कर लिया। उसने 12th तो स्किप कर दिया क्योंकि ये डिप्लोमा उसके इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको नीड होगी 12th पास करने की। तो अगर आप 12th पास नहीं है तो डिप्लोमा के थ्रू स्टेनोग्राफ़र नहीं बन सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले एग्ज़ाम जो है आपका SSC GD का। इसमें कांस्टेबल बनते हैं कौन कौन से फील्ड में, आपका CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, बोले तो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, NIA और SSF एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगले एग्ज़ाम पे चलते हैं और ये है आपका CPO SI, यानी कि CPO SI बोले तो सेम वहीं CAPF के अंडर में और दिल्ली पुलिस के अंडर में आपका SI का पोस्ट मिलेगा और साथ ही साथ CISF में असिस्टेंट SI का भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला एग्ज़ाम जो है वो है आपका जूनियर इंजीनियर, जिसके लिए आपका डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला एग्ज़ाम देखते हैं। वो आपका आ जाएगा कौन सा सेक्शन, अब IBPS, जो कि बैंकिंग सेक्टर का है। और इसमें देखेंगे सबसे पहले हम कौन सा, ये बैंक PO या फिर MT। तो यहाँ पे PO जो है आपका, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है। यहाँ से ऑफिसर की रैंक मिलती है आपकी। और इसके बाद हम बात करेंगे वो है आपका क्या, IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि टेक्निकल ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन आपका आता है क्या, क्लर्क, IBPS क्लर्क का आता है। और वो भी वेरियस जो भी बैंक्स हैं वो अपने अपने एप्लीकेशन डालते हैं कि हमें नीड है इतने PO की, इतने SO की या इतने क्लर्क की। अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आता है। और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा इस चैनल के माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला है IBPS RRB, यानी कि RRB बोले तो रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो ग्रामीण बैंक हैं उन बैंक्स में भी हमारा ऑफिसर स्केल 1, इसको बोल सकते हैं आपकी ये PO के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, उसका हो जाएगा, इसका फॉर्म आता है। और ऐसे ही आता है आपका क्या, स्केल 2 और स्केल 3। ये जो होते हैं वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, मतलब ऑलरेडी इनके पास एक्सपीरियंस है तो ही ये स्केल 2 और स्केल 3 बनेंगे। देन आता है आपका क्या, इसका ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट बोले तो आपके क्या हो जाएगा, ये
क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो कि ये ग्रामीण बैंकों में होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्ज़ाम की तरफ, जो है आपका एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि हम इससे पहले देख लिया आईबीपीएस के अंडर में क्या क्या था, उसमें आपका था पीओ का, एसओ का और क्लर्क का। सिमिलरली यहाँ पर भी एसबीआई इन तीनों एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है अलग अलग और आईबीपीएस से हट के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये हो गया आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ और एसबीआई क्लर्क, जिसे हम यहाँ पे जूनियर एसोसिएट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगला एग्ज़ाम, जो कि आपका है क्या, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये जो है आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ पर ये पोस्ट जो देती है वो क्या होता है, NIACL असिस्टेंट की पोस्ट। ठीक है, क्लर्क लेवल की होती है ये, और फिर होता है क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं LIC की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन ये जो दो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि LIC ADO यानी कि अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिस। ठीक है, और फिर आता है आपका क्या, LIC AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ये दोनों एग्ज़ाम आपका LIC कराता है, इसके अलावा भी एग्ज़ाम्स कराते हैं, बट ये दोनों इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला एग्ज़ाम, जो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे के अंडर में आपका आता है कौन सा, असिस्टेंट लोको पायलट। कुछ दिन पहले ही ALP का सारा प्रोसीजर चल रहा था, तो आप सब लोग इससे तो वाकिफ़ होंगे अच्छी तरह से। और फिर इसके बाद से हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की, जो कि इस साल आने वाली है। अभी इसकी वैकेंसी ग्रुप डी की, और फिर आएगा आपका RRB NTPC, जिसका फॉर्म फिल हो चुका है। एग्ज़ाम पोस्टपोन ऑलरेडी होते जा रहा है, और ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से और भी एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये NTPC की प्रिपरेशन आपकी, जो हमारी सेशंस चलेंगे उसमें इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक हमारा कोर्स भी लगभग अच्छा खासा खिंच जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, और एक है RRB JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर। रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट, इससे पहले आपका SSE था, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसको हटा दिया गया है, और अब आपको पहले JEE बनना पड़ेगा, और JEE से फिर प्रमोट होकर आप SSE बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे RPF की। ये RPF और RPSF में दो एग्ज़ाम होती है, एक होती है आपकी SI की और दूसरी होती है कांस्टेबल की। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम जो फॉर्म है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, कांस्टेबल जो है ये आपका 12th लेवल पे है, तो 12th अगर है आपके पास तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे अब FCI की, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे भी आपका देखिए एक है जूनियर इंजीनियर का आता है, यानी कि आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। तो डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, इसके लिए आप JEE बन सकते हैं FCI के अंडर में। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेनोग्राफर सेकंड यहाँ पे बनते हैं। फिर असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3 का भी फॉर्म आता है FCI में। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं डिफेंस फोर्स की, जिसके अंडर में आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप X और ग्रुप Y की। तो ग्रुप X के लिए आपको क्या चाहिए कि 12th में साइंस होना चाहिए, और ग्रुप Y के लिए नॉन साइंस। चलिए, इसके बाद से नेवी में आता है। नेवी में आपका आता है क्या, ये आएगा SSR और AA। ये जो दोनों एग्ज़ाम हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये 12th लेवल पे होते हैं, लेकिन इनका एज लिमिट जो होता है 16.5 से लेके और 19.5। सिमिलरली आपका आर्मी के अंदर भी यही चीज़ें होती है। इंडियन आर्मी में देखिए ये इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट इसके अंदर भी यही सीन होता है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नेवल एकेडमी NA।
इसके लिए आपका 12th होना चाहिए और 12th के बाद आप ये एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई रहते हैं। इवन अगर आपका 12th चल रहा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका एज लिमिट 16 हाफ से लेके और 19 हाफ के बीच होना चाहिए। देखिए ये जो तीनों फोर्सेज हैं यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, सब बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप ओबीसी हैं, SC ST है तो फिर आपके लिए एज लिमिट यहाँ पे एक्सटेंड होगा। यहाँ पे सब बराबर हैं, एक इक्वल ट्रीट किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद से आपको SSB देना पड़ता है, ठीक है। SSB इंटरव्यू देना पड़ता है और वो इंटरव्यू आपका 5 डेज़ का होता है। तो 5 डेज़ का इंटरव्यू देने के बाद से अगर आप रिकमेंड होते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू जब फिनिश होता है तो फिर आपका चलता है क्या, मेडिकल। देन मेडिकल के बाद से आपका क्या आता है, फिर आता है मेरिट लिस्ट, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं फिर आगे, और यहाँ पर अब बात करेंगे CDS। अभी देखिए ये जो है NDA जो है वो था आपका 12th लेवल पे, जबकि CDS जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। और यहाँ पर भी तीनों फोर्सेस के अंडर में आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंडर में क्या बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्मी की बात किया है तो लेफ्टिनेंट पहला पोस्ट रहेगा, नेवी की बात किया है तो सब लेफ्टिनेंट पहला पोस्ट रहेगा, और इंडियन एयरफोर्स की बात किया है तो पहला फ्लाइंग ऑफिसर रहेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद FCAT आता है। FCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। CDS के अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर एयरफोर्स जो है अलग से भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है FCAT के थ्रू भी आपके क्वालिफाई करते हैं तो फिर से आपको AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। जैसे कि SSB था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वैसे ही एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है जो कि आपका मैसूर में है, उसके अलावा आपका वाराणसी में है, देहरादून में है और गांधीनगर में है, ठीक है। तो ये 4 जगह है आपका एयरफोर्स का सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब नेवी का भी आ चुका है, ये भी अलग से कंडक्ट कराती है आपका इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, वो भी साइंस से होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफेंस फोर्सेज रहे यहाँ पर, और अभी तक हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जाना और अभी कोशिश करेंगे कि आगे हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपना स्टडी करेंगे, और फिर जितना जो एग्ज़ाम्स हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं वो एग्ज़ाम ज़रूर दें, उस एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपने अगले वीडियो, जो कि हमारा होगा पहला लेक्चर, और वो होगा आपका नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, और ये अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी।